पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को आत्मसात किया है, और इसलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि केवल कुछ लोगों से नहीं होगा, सबके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए जो नारायण न्याय है ना, उसमें एक न्याय, समर्पण, तो मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और ओबीसी को देर सवेरे बात समझ में आएगी। ओबीसी जातियों का क्या मतभेद था कांग्रेस के साथ? ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, तो वो प्रभुत्व चूंकि कांग्रेस में से खत्म हो रहा है, तो इसलिए ओबीसी जातियों के लिए आने का रास्ता खुलता है। और राहुल गांधी इस रास्ते को ओपनली कह रहे हैं कि खोलो इस रास्ते को। हम केवल दलित, माइनॉरिटी या उसकी नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि ओबीसी हमारे साथ आए। अगर ओबीसी कांग्रेस के साथ आता है तो जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो चकनाचूर होगा। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने साहब कांशीराम का जो सूत्र वाक्य है उसको जो आत्मसात कर लिया है। उन्होंने कहा है, बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो सर, आपने कहा कि राहुल गांधी ने माननीय कांशीराम जी के नारे को आत्मसात कर लिया है। मैं आपसे एक सवाल यह पूछ रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जिन जिन स्टेट में, वहां क्या दलितों को, पिछड़ों को, ट्राइबल्स को उनके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिली है? देखिए, मैं समझता हूं कहीं कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है दलित समाज का, एसटी समाज का, जहां कांग्रेस। अभी तो देखो, तेलंगाना में उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान को शुरू किया उन्होंने। तो हम इंटेंशन देखते हैं, और इंटेंशंस को लागू होने में वक्त लगता है। हमें वक्त देना भी चाहिए, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। अगर हम अधीर होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हम अन्याय करेंगे। तो एक पार्टी जिस पर पूरा कब्जा सवर्ण जातियों का था, अगर वो जाति उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, उसका जो पब्लिक फेस है, वो ये कह रहा है कि हम पार्टी में सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे, हमें यकीन करना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं, तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं, या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं, तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का 84वां अधिवेशन चल रहा है। 8 और 9 अप्रैल यह 2 दिवसीय अधिवेशन है और इसे न्याय पथ का नाम दिया गया है। और इस अधिवेशन का नारा है संकल्प, समर्पण और संघर्ष। यह अधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मसलन इसके लिए गुजरात की धरती को चुना गया है। हालांकि यह गुजरात में कांग्रेस का 6वां अधिवेशन है। तो इसके अलावा जब यह अधिवेशन हो रहा है, तब गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। साथ ही यह साल देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का भी वर्ष है। 150वीं जयंती का वर्ष है। इस अधिवेशन का महत्व क्या है और कांग्रेस पार्टी ने आखिर गुजरात को क्यों चुना और इससे क्या निकल के आएगा, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नैकडॉर के चेयरमैन, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अशोक भारती जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जय भीम अशोक जी, जय भीम आपको और आपके दर्शकों को जय भीम जी। सर, कांग्रेस का यह अधिवेशन खास क्यों है, क्या है इस बार? देखिए, कांग्रेस का ये अधिवेशन बहुत मसलों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहली बात तो ये कि हमको ये जो है, जैसा आपने कहा कि 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और याद होगा कि गांधी जी नए नए आए थे, असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद वो जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अधिवेशन हुआ था गुजरात में। और ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि ये साल सरदार पटेल जी की जन्म का 150वीं जयंती है। और ये बेसिकली अब
मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने इस अधिवेशन को वहां करके प्रतीकों बनाम असलियत के बीच की लड़ाई का इसने बिल्कुल फूंक दिया है। तो प्रतीक जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो गांधी जी के प्रतीक चश्मे को इस्तेमाल करती है जी। वो जो है सरदार पटेल को एक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल करती है अखंड भारत। जी। जैसा मैंने सुना कल जो कांग्रेस के अध्यक्ष बोले हैं, राहुल गांधी बोले हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी जो इतिहास है, हमारी जो धरोहर है, उसको हम वापस लेंगे। यानी कि कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि उनकी धरोहर का दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गुजरात नरेंद्र मोदी जी की भूमि है, जो भारत के पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। उनकी कर्म भूमि रहा है, और पिछले 3 दशकों से कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बनी है। बार बार उन्होंने कोशिश की है, और तो बहुत सारे मसलों में वहां पर दलितों की कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है, माइनॉरिटी की कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है। तो ऐसे में उस जगह पर जाके बात करना, एक बात तो मुझे लगता है कि ये है। तो दूसरी बात ये भी है, मुझे लगता है कांग्रेस जो आज रेजोल्यूशन पास करने वाली है जी, जो कि हमें संकेत मिले हैं कि कांग्रेस वहां कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक बजट के प्रोविजन का जो हिस्सेदारी दलितों की हो, इसके ऊपर भी कुछ बात करने वाली है वहां पर। तो देखते हैं उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जी सर, कल जो पहली एक प्रेस रिलीज जारी की गई पहले दिन के बाद, उसमें उसके जो केंद्र में थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल की उपेक्षा का आरोप लगाकर उन्हें अपने खेमे में लाने की काफी कोशिश की है। ऐसे में कांग्रेस के इस कदम का मतलब क्या है? लगातार वो सरदार पटेल को केंद्र में रखकर बातें कर रही है। कल तो जो हुआ वो यही हुआ, और आपने भी अभी कहा कि वो प्रतीक और अपने प्रतीकों को वापस लेने की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण, अशोक की 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, सरदार पटेल गुर्जर समाज से आते हैं, ठीक है, जो पूरे उत्तर भारत की एक कम्युनिटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां की गुर्जर समाज बड़ी संख्या में मौजूद है। और हालांकि कांग्रेस ने राजेश पायलट, जिनके बेटे अब सचिन पायलट बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको एक गुर्जर नेता के तौर पर वो लोग खड़े हुए। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कांग्रेस ने एक राजेश पायलट को जगह देकर एक गुर्जर नेता को खड़ा किया। लेकिन उस वक्त कांग्रेस का जो दृष्टिकोण होता था, उसको कल राहुल गांधी जी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के चक्कर में फंस गए और ओबीसी को भूल गए। तो मुझे लगता है कि सरदार पटेल की न केवल वापसी कांग्रेस में हुई है, बल्कि उनके जरिए ओबीसी समाज की भी वापसी की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र देखें, हम उत्तर प्रदेश देखें, हम मध्य प्रदेश देखें, हम राजस्थान देखें, तो ओबीसी जातियां जो है उनका लगाव हिंदुत्व की तरफ ज्यादा है। वो ओबीसी कम है और हिंदू ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस है वो कोशिश कर रही है कि ओबीसी जातियां उनके साथ जुड़ें। और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि ये कांग्रेस के इतिहास में, क्योंकि जब भी वो दलित मुस्लिम और ब्राह्मण की बात करते थे, तो कांग्रेस कभी जाति की बात नहीं करती थी। वो एक कॉम्बिनेशन था जिसकी बात किए बिना, क्योंकि दलितों के प्रति तो कांग्रेस का रुझान जब गांधी जी की वजह से आ गया था। आपने राहुल गांधी के एक बयान का जिक्र किया जो आज काफी चर्चा में भी है कि ओबीसी हमसे चला गया, दलित और मुस्लिम और ब्राह्मणों के चक्कर में। लेकिन जिस ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में हिस्सेदारी भी दी है, तमाम सांसद जो इसके हैं ओबीसी हैं, सरकार से लेकर
तमाम पार्टी में जगह दी है, और ओबीसी आपने खुद भी कहा कि वो हिंदू ज्यादा है, ओबीसी कम है। ऐसे में आखिर ओबीसी कांग्रेस के पाले में क्यों आएगा? सब कुछ तो मिल रहा है उसे। नहीं, ये बात सही है कि उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो ओबीसी के इंटरेस्ट हैं और जिस तरह से एक नई पौध ओबीसी लीडरों की खड़ी हो रही है, हमें समझना है कि अब डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा जो न्याय पर आधारित है, जो स्वतंत्रता पर आधारित, जो बंधुता पर आधारित है, बहुत सारे ओबीसी के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने डॉक्टर अंबेडकर को आत्मसात कर लिया, उसको मान लिया है जी। और मुझे लगता है पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को आत्मसात किया है, और इसलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि केवल कुछ लोगों से नहीं होगा, सबके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए जो नारायण न्याय है ना, उसमें एक न्याय, समर्पण, तो मुझे लगता है ये बड़ी बात है और ओबीसी को देर सवेरे बात समझ में आएगी जी। कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई कि ब्राह्मणों के कब्जे ने कांग्रेस को किसी हाल में नहीं छोड़ा। लेकिन सर, भारत को हिंदुस्तान कहने वाले राहुल गांधी हिंदुत्व से लड़ेंगे कैसे? ओबीसी को कैसे लड़ेंगे? वही लड़ रहे हैं, अभी तो वही लड़ रहे हैं, बाकी तो कोई लड़ता दिख नहीं रहा है। देखिए, आरएसएस को, सुनिए, हिंदुस्तान एक शब्द, सुनिए, मैं समझ, हिंदुस्तान एक शब्द है जो क्या होता है, लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है। सारे मुस्लिम हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है। भारत के इतिहास, जिनको थोड़ा भारत का पुराने इतिहास से थोड़ा सा मोह है, वो इसको हिंदुस्तान कह लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन छोटी छोटी बातों की बजाय जो वैचारिक बात कही जा रही है राहुल गांधी, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस, अपर कास्ट का कब्जा, ये बड़ी बात है, ठीक है। अब देश का नाम तो कांग्रेस, भाजपा ने बदल ही दिया, अब इंडिया नहीं है ना, भारत है, लेकिन फिर भी वो हिंदुस्तान कहते हैं। वो हिंदुस्तान नहीं कहते हैं, ध्यान रखना, आरएसएस और भाजपा वाले इसको हिंदुस्तान कहते हैं, फर्क है। तो मैं समझता हूं कि जो ओबीसी जातियां हैं वो देर सवेर इस बात को समझेंगी कि अगर वो अर्थव्यवस्था से बाहर रहे, अगर उनके साथ भेदभाव हुआ, तो उसके पीछे वो रिलीजन है जिसको वो पूजा करते हैं। आज नहीं तो कल समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हिंदू धर्म किसी का नहीं है, हिंदू धर्म केवल और केवल ब्राह्मणों का ही है। उसमें ठाकुर भी दोयम दर्जे के हैं, उसमें बनिए भी तीसरे दर्जे के हैं, और शूद्र तो चौथे दर्जे के हैं, और दलित तो दर्जे के बाहर ही हैं। तो ऐसे में सर आखिर किस तरीके से ब्राह्मण सबको हिंदू बनाएगा, लेकिन खुद ब्राह्मण बना रहेगा, वो हिंदू नहीं बनेगा। अब देखिए कि लोकमान्य तिलक ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। फिर ये रामभद्राचार्य जो ब्राह्मणों, तमाम ब्राह्मण जातियों को गाली देता है, वो कह रहा है पहले हम ब्राह्मण हैं, हिंदू बाद में। तो हमें समझना है कि, और ये जो हमारे समाज में जो पिछले कुछ समय से सामाजिक और वैचारिक उथल पुथल चल रही है, उसमें अब ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि इस देश में ब्राह्मणिज्म बनाम रेस्ट की लड़ाई चल रही है। ओके सर, ओबीसी की बात हम लोग कर रहे थे, ओबीसी की हम लोग बात कर रहे थे। जी जी जी। आखिर कांग्रेस पार्टी ओबीसी को किस तरीके से अपने पाले में लेके आ सकती है? कांग्रेस के लिए बहुत आसान है। जब वो सामाजिक न्याय की बात कर रही है, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में आपको याद होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल उनके वक्त में शुरू हुआ। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह सामाजिक न्याय को किस संदर्भ में इस्तेमाल किया था? उन्होंने इस्तेमाल किया था ओबीसी के संदर्भ में, क्योंकि दलितों को तो पहले ही, उनको अनुसूचित जाति जनजाति को तो आरक्षण मिलता था। तो ओबीसी को जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई तो उन्होंने कहा ये सामाजिक न्याय है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो पिछले 3 साल से लगातार कांग्रेस सामाजिक न्याय उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, रायपुर में प्रस्ताव पारित किया, तो उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किए हैं, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है। तो सामाजिक न्याय का वो रास्ता है जिससे ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए कांग्रेस के साथ जा सकता है। और ये जो संविधान सम्मान सम्मेलन हो रहे हैं,
ये बात ठीक है कि संविधान सम्मान सम्मेलन में ज्यादातर अटेंड करने वाले लोग अभी भी दलित और आदिवासी होते हैं, दलित ज्यादा होते हैं, लेकिन छोटे मतलब कुछ कुछ संख्या में वहां जो है ओबीसी जातियों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय का रास्ता ओबीसी के लिए कांग्रेस में आने का रास्ता, क्योंकि कांग्रेस को दलित जातियां, ओबीसी जातियों का क्या मतभेद था कांग्रेस के साथ? ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। तो वो प्रभुत्व चूंकि कांग्रेस में से खत्म हो रहा है, तो इसलिए ओबीसी जातियों के लिए आने का रास्ता खुलता है। और राहुल गांधी इस रास्ते को ओपनली कह रहे हैं कि खोलो इस रास्ते को, हम केवल दलित, माइनॉरिटी या उसकी नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि ओबीसी हमारे साथ आए। अगर ओबीसी कांग्रेस के साथ आता है तो जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो चकनाचूर होगा। ओके सर, जो अधिवेशन है 2 दिनों का अधिवेशन है, संकल्प समर्पण संघर्ष का नारा दिया गया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को अब लग रहा है कि अपने भीतर उसको बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है, बिना उसको किए वो अब अभी वर्तमान जो सत्ता है उससे लड़ने की स्थिति में नहीं है? तो क्या क्या ऐसे बदलाव हैं आपकी समझ से मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को क्या बदलाव करने चाहिए, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि वो आज की जो सत्ता है जिससे वो लड़ना चाहते हैं उससे लड़ सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने साहब कांशीराम का जो सूत्र वाक्य है उसको जो आत्मसात कर लिया है। उन्होंने कहा है, बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को अपने सांगठनिक ढांचे में, अपने प्रशासनिक ढांचे में, अपने राजनीतिक ढांचे में, अपने तमाम तरह के संगठनों में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी ढांचा बनेगा तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति केवल टोकन के तौर पर 1-2 व्यक्ति नहीं रहेंगे, वो उनकी आबादी के प्रतिशत, आबादी के अनुपात में रहेंगे। आदिवासी उनकी आबादी के अनुपात में रहेंगे ढांचे में, बैकवर्ड कास्ट के लोग अपनी आबादी के अनुपात में रहेंगे, अपर कास्ट अपनी आबादी के अनुपात में रहेंगे। इससे क्या होगा कि प्रभुत्व किसी का नहीं हो पाएगा पर न्याय सबके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो सर आपने कहा कि राहुल गांधी ने माननीय कांशीराम जी के नारे को आत्मसात कर लिया है। मैं आपसे एक सवाल यह पूछ रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जिन जिन स्टेट में, वहां क्या दलितों को, पिछड़ों को, ट्राइबल्स को उनके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिली है? देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं कोई मुख्यमंत्री नहीं है दलित समाज का, एसटी समाज का, जहां तेलंगाना में उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान को शुरू किया उन्होंने। तो हम इंटेंशन देखते हैं और इंटेंशंस को लागू होने में वक्त लगता है। हमें वक्त देना भी चाहिए, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। अगर हम अधीर होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हम अन्याय करेंगे। तो एक पार्टी जिस पर पूरा कब्जा सवर्ण जातियों का था, अगर वो जाति उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, उसका जो पब्लिक फेस है, वो ये कह रहा है कि हम पार्टी में सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे, हमें यकीन करना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की लिस्ट डिक्लेयर हो रही है, जिस तरह से बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी इंटेंशन और रियलिटी में काफी सच्चाई है और उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी उनके शब्दों पर टिकी है, उनके बयानों पर टिकी है। अगर वो अपने बयानों के हिसाब से पार्टी में बदलाव नहीं लाएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाएगा। ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल 2 दिनों का कांग्रेस का अधिवेशन है, जो आज 9 तारीख है, आज दूसरा दिन है, आखिरी दिन है। इसके बाद फिर जब सारे नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं साथ में या फिर कोई प्रेस रिलीज जारी करते हैं, तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पर चलने के लिए खुद को तैयार कर रही है। फिलहाल सबकी नजरें कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस ने जैसा साफ कह दिया है कि दलित और मुस्लिम और ब्राह्मणों के चक्कर में ओबीसी उनसे दूर हो गए। तो अब देखना होगा कि ओबीसी को अपने पाले में लाने की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी। फिलहाल सरदार वल्लभ भाई पटेल को केंद्र में लाकर एक नई बहस को कांग्रेस ने तो जन्म दे ही दिया है। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद और जय भीम। जय भीम। तो देखते रहिए दलित दस्तक और हमारी यह चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भीम।